पुनीत और धरा की शादी को 2 साल हो चुके थे। आज धरा बहुत खुश थी क्योंकि पुनीत ने शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा सा बंगला खरीद लिया था, जहां सामने बस एक ही घर था और दूर तक नारियल के बगीचे फैले हुए थे। पुनीत एक जाना माना डॉक्टर था और उसके पास रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। उसने जानबूझकर शांत वातावरण में रहने के लिए ऐसे एकांत में घर खरीदा था। धरा भी शादी के बाद बहुत खुश थी, लेकिन वह जहाँ चंचल और हंसमुख किस्म की थी, वहीं पुनीत बहुत ही गंभीर स्वभाव का था। धरा पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ी छेड़खानी चाहती थी, लेकिन पुनीत को यह सब चीज़ें फिल्मी लगती थीं। खैर, इन 2 सालों में धरा ने पुनीत को अपनी तरफ से बहुत प्यार दिया था। वह उसके हर दिन को खास बनाने की कोशिश करती थी, ताकि किसी दिन पुनीत के मन में भी पत्नी के लिए अलग से कुछ करने की इच्छा जागे। जब से वह लोग नए बंगले में आए थे, तब से धरा बंगले को सजाने में ही व्यस्त हो गई थी। एक रात बहुत तेज बरसात हो रही थी। धरा और पुनीत अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजने लगी। पुनीत ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत सी औरत भीगी हुई साड़ी में खड़ी थी। उसने घबराई हुई सी आवाज़ में कहा, आप डॉक्टर हैं ना? पुनीत ने सहमति में सिर हिलाया तो वह कहने लगी, मेरा नाम माया है, मैं सामने वाले घर में रहती हूँ। अचानक से मेरे पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, आप ज़रा चेक कर लीजिए ना। पुनीत ने उसे हॉल में बुलाया और चेकअप करने के बाद उसे कुछ दवाइयाँ दे दीं। वह थैंक यू कहकर अपने घर चली गई। अगली सुबह जब पुनीत हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रहा था, तो माया अपने घर की छत पर खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। माया बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर पुनीत की नज़रें ठहर सी गईं। शाम को जब पुनीत हॉस्पिटल से घर आया, तब माया अपने बेडरूम की खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाई थी। लाल रंग की साड़ी में उसका सौंदर्य और भी निखर कर बाहर आ रहा था। माया ने उसे हाथ से इशारा करके अपने घर आने के लिए कहा, तो कुछ सोचते हुए पुनीत ने उसके घर के सामने अपनी कार रोक दी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ ही था, तो पुनीत सीधे हॉल में पहुंच गया। माया ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और कहने लगी, मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। अच्छा हुआ जो आप यहाँ रहने के लिए आ गए। अब कभी कभार आपसे मिलना भी हो जाएगा और तबीयत खराब होने पर एक अच्छा डॉक्टर भी सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगी तो पुनीत जैसे उसकी मुस्कान में खो गया। एक पल को वह यह भी भूल गया कि वह शादीशुदा है और घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है। तभी माया उसके बगल में आकर बैठ गई तो पुनीत के शरीर में एक तेज सिहरन सी लहर दौड़ गई। यहाँ पर यदि कोई अच्छे चरित्र का व्यक्ति होता तो वह या तो उठकर खड़ा हो जाता या माया को खुद से दूर बैठने के लिए कहता, लेकिन पुनीत भी इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और वह भी उसके तन की छुअन को महसूस करके गदगद हो उठा। उसके जिस्म से आती हुई खुशबू मानो उसे मदहोश किए जा रही थी। पुनीत का मन बेकाबू सा होने लगा था। उसकी सांसें तेज होने लगी थीं। तभी माया ने उसकी हथेली थामते हुए कहा, डॉक्टर आप बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल तो लोग आधी रात को घर के दरवाजे तक नहीं खोलते हैं। पुनीत ने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरते हुए कहा, अरे मैं डॉक्टर हूँ तो लोगों की मदद करना तो मेरा फ़र्ज बनता है। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर लेना। इतना कहकर उसने अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर माया की ओर बढ़ा दिया तो माया ने उसकी आंखों में झांकते हुए वह कार्ड ले लिया। उसकी पतली पतली नेल पॉलिश लगी हुई मक्खन किसी गोरे रंग की उंगलियों को देखकर पुनीत का मन करने लगा कि वह उसकी उंगलियों को चूम ले, लेकिन वह चुपचाप खड़ा हुआ और घर से बाहर निकलने लगा। लेकिन उसका मन कर रहा था कि माया उसे जाने से रोक ले, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। माया कहने लगी, आप थोड़ी देर और बैठिए ना, वैसे भी मैं अकेली घर पर बोर होती रहती हूँ। पुनीत चाहता तो उसे इनकार कर देता, लेकिन वह भी उसके साथ समय बिताना चाहता था, इसलिए वह भी पीछे पलटकर बोला, मैं रुकूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप मुझे तुम कहकर बुलाओ और डॉक्टर नहीं पुनीत कह के कहो मुझे। माया खिलखिलाई और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में बोली, अच्छा तो पुनीत तुम भी मुझे माया कहो ना और आपकी जगह तुम बुलाओ। पुनीत मुस्कुराते हुए उसकी बगल में बैठ गया और दोनों दुनिया भर की बातें करने लगे। काफ़ी रात हो गई तो उसकी पत्नी धरा उसे कॉल करने लगी, क्योंकि गाड़ी तो बाहर दिखाई दे रही थी, लेकिन पुनीत अभी तक घर नहीं आया था। पुनीत अपने घर जाने के लिए बाहर निकला तो धरा ने उसे माया के घर से निकलते हुए देख लिया। उसके घर पहुंचते ही उसने पुनीत से पूछा तो पुनीत ने बताया कि वहां पर माया नाम की एक औरत रहती है
और उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मुझे वहाँ पर बुलाया था। खैर, बात आई गई हो गई, लेकिन रात को डिनर के बाद पुनीत बार बार माया की बेडरूम की ओर ही देख रहा था। उसके दिल में माया को पाने की ख्वाहिश जग गई थी। धरा जब सो गई तो वह उठकर छत पर चला गया। सामने की छत पर माया खड़ी थी। उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया तो पुनीत को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। वो झट से घर से बाहर निकलने लगा। तभी धरा की नींद टूट गई। वह पूछने लगी, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो पुनीत कहने लगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर वो झटके से बाहर निकल गया। इधर धरा की नींद उड़ चुकी थी और पुनीत जब घर आया तो धरा पूछने लगी, तुम कहाँ गए थे? पुनीत झुंझुलाते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, सामने वाले घर में मेरी पेशेंट है, बस उसे ही देखने के लिए गया था। धरा कहने लगी कि आधी रात को पेशेंट देखने जाना जरूरी है क्या? और ऐसी ही इमरजेंसी है तो वह हॉस्पिटल क्यों नहीं चली जाती है? तुम उसके बेडरूम में जाकर कौन सा इलाज कर रहे थे? मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि तुम उसके बेडरूम में थे। पुनीत गुस्से में बोला, वो मेरी पेशेंट है तो मैं उसका ध्यान रखने के लिए आधी रात को भी उसके बेडरूम में जाऊंगा। धरा रोने लगी तो पुनीत झल्लाते हुए बिस्तर पर मुंह फेर कर सो गया। माया उससे मीठी मीठी बातें करती थी, लेकिन अभी तक वो माया को हासिल नहीं कर पाया था। उसे लग रहा था कि धीरे धीरे माया भी उसके प्यार में पड़ती जा रही है और एक न एक दिन वो माया को हासिल करके रहेगा। ऐसे ही पुनीत हर रात पत्नी को रुलाकर अपनी खूबसूरत पड़ोसन माया के बेडरूम में जाता था। फिर एक रात पत्नी ने छिपकर उसका पीछा किया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पुनीत माया की बाहों में था। आज तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। धरा फूट फूट कर रो पड़ी। अब आगे उसे कुछ और देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह भागकर अपने घर वापस चली आई। आज उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके प्यार में क्या कमी रह गई थी जो उसके पति ने ऐसा किया। धरा तो क्या, कोई भी स्त्री जो पूरी तरह से अपने पति के प्रति समर्पित हो, फिर भी पति उसके साथ बेवफाई करे तो उसके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर उसके प्रेम में क्या कमी रह गई। उसका मन कर रहा था कि वह या तो खुद को कुछ कर ले या फिर पुनीत को ही का ही मुंह नोच ले। उसका दुख अब क्रोध की सीमा पार कर चुका था। तभी अचानक से उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि पुनीत माया के साथ आधी रात को छत पर था। वह उठकर खड़ी हो गई और खिड़की के पास खड़ी होकर ध्यान से सामने का नज़ारा देखने लगी। पुनीत माया को अपनी बाहों में भरने की कोशिश कर रहा था और माया खिलखिलाते हुए पूरे छत पर भाग रही थी। यह दृश्य देखकर तो मानो धरा का खून ही खौलने लगा। वह कितनी बार पुनीत से छेड़खानी और चुहलबाजी करने की कोशिश करती थी तो पुनीत कहता था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? मेरा गंभीर रहना ही उचित है। लेकिन आज उसकी सारी गंभीरता बहती हुई सी दिखाई दे रही थी। एक बार फिर से धरा की आंखें भर आईं। तभी उसने देखा कि माया छत के मुंडेर पर खड़ी हो गई है और दोनों बाहें पसार कर चांदनी रात में शीतल शीतल बयार का आनंद ले रही है। हवा से उसकी जुल्फें और उसकी साड़ी लहरा रही थी। पीछे से पुनीत ने आकर उसे अपनी बाहों में भरना चाहा। तभी माया पीछे पलटी। धरा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उधर माया पुनीत से कहने लगी, पुनीत, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना? पुनीत हंसते हुए बोला, हाँ मेरी जान, तुम्हें कोई शक है क्या? माया जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ी और कहने लगी, शक तो नहीं है, लेकिन यकीन भी नहीं होता। तुमने अपनी पत्नी को धोखा देकर मेरा हाथ थामा है, तो क्या कल को तुम मुझे भी धोखा नहीं दे दोगे? पुनीत उसके इस सवाल से थोड़ा बौखला गया, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम में वह बात है जो मेरी पत्नी में नहीं है, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? माया ठहाकर लगाकर हंस पड़ी और कहने लगी, पता नहीं पुरुषों को क्या और कितना चाहिए होता है। जो पत्नी उनके प्रति पूरी तरह समर्पित होती है, उन्हें इतना प्यार करती है, उनके घर को संवारती है, उनमें ही उन्हें कमी दिखाई देने लगती है। और जो स्त्री कहीं और रहती है, 2 घड़ी के लिए उससे मिलती है, सिर्फ प्यार भरी बातें करती है, वही उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारी लगने लगती है। अच्छा बताओ, मैंने आज तक तुम्हारे लिए ऐसा क्या किया है जो तुमने इतना प्यार करने वाली पत्नी को ठुकरा दिया? पुनीत उसके इस प्रश्न से सक पका कर रह गया। माया उसके करीब आकर उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने ऊपर संयम नहीं रख पाए? अरे कल को कोई भी खूबसूरत और जवान औरत आकर तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगी और तुम बहक जाओगे। क्या तुम्हारा चरित्र इतना कमज़ोर है? क्या फ़ायदा है तुम्हारे शिक्षित होने का, समझदार होने का? तुमसे अच्छा तो सड़क पर घूमने वाला कोई पागल होगा। जो कुछ भी करेगा तो अपने पागलपन में करेगा। लेकिन तुम तो सब कुछ जानते समझते हुए भी मर्यादा की रेखा को पार कर गए। अब पुनीत थोड़ा नाराज हो गया और कहने लगा, यहाँ मैं अपनी पत्नी से लड़ झगड़ कर तुम्हें प्यार करने के लिए आया हूँ और तुम तो मुझे ही गलत ठहराने पर तुली हुई हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? इतना सुनना था कि माया ने उसे एक जोर का तमाचा लगा दिया और कहने लगी, धोखेबाज इंसान,
तू मुझसे पूछता है कि मैं चाहती क्या हूँ? अरे मैंने तो कभी किसी से कुछ चाहा ही नहीं। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान मेरी खूबसूरती में उलझकर अपनी पत्नी को धोखा देने लगते हैं, और मुझे धोखा देने वाले इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और जानते हो उनका अंजाम क्या होता है? उनका अंजाम वही होता है जो मेरे पति का हुआ था। अब पुनीत को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने घबराते हुए पूछा, माया, यह सब तुम क्या बकवास कर रही हो? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही वापस मुड़ने को हुआ, तभी छत का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। जोर जोर से हवाएं चलने लगीं। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तेज हो गई। दूर कहीं बिल्ली रो रही थी। पुनीत सहम गया। डर के मारे उसके रोए खड़े हो गए। वह पीछे पलटकर देखने लगा तो उसने देखा कि माया का चेहरा कुरूप और डरावना होने लगा था। पुनीत भय के मारे थर थर काँपने लगा। माया लाल लाल आंखों से घूरते हुए डरावनी सी आवाज़ में बोली, पुनीत, अगर तुम्हें मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो क्या अब तुम मेरा इलाज नहीं करोगे? पुनीत भयभीत हो उठा था। माया गुर्राते हुए बोली, पुनीत, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें बहुत शौक था ना अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत के साथ समय बिताने का, तो आज मैं अपने समय की कीमत तुमसे वसूल करके रहूंगी। इतना कहकर वो डरावनी आवाज़ में ठहाका लगाकर हंसने लगी। इधर खिड़की पर खड़ी होकर धरा भी सारा नज़ारा देख रही थी। चांदनी रात में उसे भी माया का विकराल रूप साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसे भी बहुत डर लगने लगा था। उसने तुरंत ही पुनीत के नंबर पर कॉल लगाया। पुनीत ने झट से कॉल रिसीव किया। पत्नी का नंबर देखते ही वह कांपती हुई आवाज़ में बोला, धरा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मुझे आधी रात को पराई औरत के घर पर नहीं आना चाहिए था। तुम प्लीज़ यहाँ चली आओ और मुझे बचा लो। धरा ने फ़ोन चालू ही रखा और झट से अपने घर के बाहर निकलने लगी। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अटक गया था और दरवाज़ा खुल ही नहीं पा रहा था। फ़ोन चालू ही था तो उसे माया की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। माया हंसते हंसते अचानक से रोने लगी। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी तेज हो गई थी और उसकी रुदन में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ शामिल होकर एक डरावना माहौल बना चुकी थी। इधर धरा दरवाज़ा खोलने में पसीने पसीने हो उठी थी। उसे सुनाई दिया। माया रोते हुए कहने लगी, मैंने भी अपने पति से टूटकर प्यार किया था। जिस तरह धरा तुमसे प्यार करती है, उसी तरह मैं भी अपने पति से प्यार करती थी। लेकिन मेरे पति ने भी मेरे भरोसे और प्यार का मजाक उड़ाया और अपने ही सेक्रेटरी के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगा। एक रात मैं अपनी सहेली की शादी में गई हुई थी तो मेरे पति ने अपनी सेक्रेटरी को घर पर ही मेरे बेडरूम में बुला लिया। लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं शादी को बीच में छोड़कर ही घर आ गई। मुझे नहीं पता था कि वह रात मेरी आखिरी रात होने वाली है। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरा पति अपनी सेक्रेटरी के साथ था। मैं गुस्से में भड़क गई और उससे भला बुरा कहने लगी। मैं उस दुख को सहन नहीं कर पा रही थी। मैं बिखर कर रो रही थी। लेकिन मेरे पति को लगा कि यह बात बाहर आ जाएगी, तो अपने चरित्र को बेदाग रखने के लिए उसने मेरी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। वह मुझे इसी छत पर ले आया और उसने इसी छत से धक्का देकर मुझे गिरा दिया। तब से मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैंने भी उससे बदला लिया और उसके प्राण हर लिए। उसका खात्मा तो मैंने कर दिया, लेकिन अभी भी मेरी आत्मा भटकती है और जो कोई पति अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करता है उसे सजा देती हूँ मैं। इतना कहकर वह फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो यह सारी बातें सुनकर पुनीत के पसीने छूट गए। इधर धरा स्तब्ध होकर सब सुने जा रही थी, मानो उसके पैर बर्फ के समान जम गए हों। अब वह ना तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी और ना ही आगे बढ़ रही थी। वह वापस लौटकर आई और खिड़की के पास खड़ी होकर सारा नज़ारा देखने लगी। उसका बेवफा पति उस आत्मा के सामने अपनी जान की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ा रहा था। माया के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, मानो वह हर उस स्त्री की अगुवाई कर रही थी जिसके पति ने उसे धोखा दिया हो। पुनीत गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहूँगा, कभी भी उसे धोखा नहीं दूंगा। माया हंसते हुए बोली, तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। आज अगर तुम्हें सज़ा मिलने का डर ना रहता तो तुम इधर उधर मुंह मारना कभी ना छोड़ते। और अरे, पत्नी को छोड़कर दुनिया में हजार खूबसूरत औरतें होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की जाए। लेकिन तुम जैसे पुरुषों को यह बात समझ में कहाँ आती है? क्या हर पुरुष को एक माया चाहिए जो ऐसे ही आत्मा बनकर उन्हें सही राह दिखाए? क्या पुरुषों की नियति अपने आप ही साफ नहीं रहनी चाहिए?
पुनीत का गला सूखने लगा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। धरा पथराई हुई आंखों से सब कुछ देख पा रही थी, लेकिन अब वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और ना ही उसके मुंह से कोई शब्द निकल पा रहे थे। माया विकराल रूप धारण करती हुई आगे बढ़ी। पुनीत अगले ही पल हवा में जोर से उछला और पल भर में ही वह छत से गिर गया। नीचे गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। माया ने पीछे मुड़कर धरा की ओर दर्द भरी नजरों से देखा और वह भी उसी पल अदृश्य हो गई। धरा के मुंह से जोर की चीख निकली। जब तक उसे होश आया तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। पुनीत अब इस दुनिया में नहीं था। उसे उसकी बेवफाई की सज़ा माया ने दे दी थी। जब पुलिस आई तो धरा को पता चला कि माया की हर एक बात सच थी और माया 6 साल पहले ही मर चुकी थी। पुलिस को पुनीत की मृत्यु बस एक दुर्घटना ही लगी, लेकिन बस धरा ही उस रात की सच्चाई जानती थी। कुछ ही महीनों में धरा वो बंगला बेचकर चली गई, लेकिन वो जिंदगी भर उस रात को भूल नहीं पाई। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानी फरमाइश पर लिखी गई है। वैसे तो असल जीवन में ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन यदि हर बेवफाई की सज़ा ऐसे ही मिलने लगे तो शायद लोग बेवफाई करना ही भूल जाएं।